वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 15। ये टावर है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। तो हाइट होगा आदमी का, लेकिन उसको मेंशन नहीं करना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। माने उसके ऑब्जर्वर का जो आदमी खड़ा है उसके आँख से ना एंगल ऑफ डिप्रेशन या इंक्लिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, आँख से जो पास करता है। ठीक है, तो सब इसमें इंक्लूड है ए बी में। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है, तो स्वाभाविक है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, तो ये भी 30 डिग्री है। यहाँ पर एक कार है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है, ठीक है। ये कार जो है आ रही है टावर की तरफ। ये बता रहा है कि 6 सेकेंड में, मान लीजिए ये पोजीशन डी है, कार का न्यू पोजीशन डी है, तो यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस कितना है ये नहीं दिया हुआ है। सिर्फ कहता है कि यहाँ से डी, सी से डी तक आने में, चलिए हम सी यहाँ लिख देते हैं, सी से डी तक आने में उसको 6 सेकेंड का समय लगता है। और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से 60 डिग्री आदमी नीचे की देख रहा है 6 सेकेंड में। तो कहता है कि जब सी से डी आने में 6 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन से 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन होने में 6 सेकेंड का समय लगता है। कार का जो भी स्पीड है उसी स्पीड से 60 डिग्री इंक्लिनेशन यानी पॉइंट डी से बी आने में कितना समय लगेगा। कार को इसी पॉइंट डी से बी आने में कितना समय लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या सब है। सिर्फ दिया हुआ है 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन और कार के इनिशियल पोजीशन से सेकेंड पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन तो बी होगा, जो सेकेंड पोजीशन है वो डी, आने में 6 सेकेंड का समय लगता है। तो हमको ये बताना है कि डी से बी आने में कितना समय लगेगा। किसी चीज़ का हाइट नहीं मालूम, ये यानी कि टावर ऑफ हाइट नहीं मालूम है, बीडी नहीं मालूम है, सीडी नहीं मालूम है, स्पीड भी नहीं मालूम है कार का। सिर्फ मालूम है कि कार को सी से डी आने में 6 सेकेंड का समय लगता है। सफिशिएंट डेटा होगा तभी तो क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछ रहा है। तो हम भी उसी तरह का आंसर निकालेंगे, हमको भी क्यों मतलब है ये निकालने से, लेकिन कंपैरिजन तो करना होगा। ठीक है, तो पहला काम हम लोग करते हैं कि tan 60 से ए भी निकाल लेते हैं रिलेशन में ही।
एक चीज यहां लिख देते हैं, गिवन दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन एट सी, given that from A angle of depression, DEP मैं लिख रहा हूँ, depression at C equal to 30 degree and at D equal to 60 degree, and time taken to travel C to D यानी CD इक्वल टू 6 सेकेंड्स। बस इतना ही चीज दिया हुआ है। ऑब्टेन क्या करना है, टाइम टेकन टू ट्रैवल BD, टाइम टेकन टू ट्रैवल BD इक्वल टू व्हाट, यही हमको ऑब्टेन करना है। तो देखते हैं ये tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, AB बाय BC, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB बाय BC, ठीक है। तो इसका मतलब कि BC इक्वल टू AB√3 हो गया। इम्प्लाई लगा दीजिए, लगाना भी चाहिए। मैं ना भी लिखूं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको परीक्षा देनी है, आपको सब कुछ लिखना है। ये रिलेशन मैंने निकाल लिया। अब हम लोग tan 60 से आते हैं। नाउ फ्रॉम tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाय BD, this implies √3 is equal to AB by BD. This implies BD equal to AB by √3, ठीक है। तो चाहे तो हम यहाँ से AB निकाल सकते हैं, यहाँ से AB ही रहने दीजिए, यहाँ से AB ही निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर या लिख दिए हैं तो ठीक है, रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। और इससे हम लोग डिराइव कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू BC√3 अपॉन 3, चूँकि ये √3 तो नीचे आ जाएगा, रेशनलाइज कर देंगे तो BC√3/3 हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर करेंगे तो सीधे लिख देते हैं BD√3 इक्वल टू AB, ठीक है। अब दोनों AB का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉक्स बना लें, फ्रॉम 1 AB यानी कि ये फ्रॉम 1 AB के बदले में हम लिख देते हैं BC√3/3 इज इक्वल टू BD√3। तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो BC कितना हो जाएगा, 3BD हो गया। BC इक्वल टू 3BD, ठीक से लिख देता हूँ।
थ्राइस बी डी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं कुछ रब करता हूँ, ज़रूरी है। इसी पोर्शन को तो BC को हम लोग क्या लिख देंगे, BC इक्वल टू हो गया हमारा BD प्लस CD, BD प्लस CD। ठीक है, अब यहाँ BC के बदले में हम लोग BD लिख देते हैं, तो थ्राइस BD लिखना होगा, इक्वल टू BD प्लस CD होगा ना। BC इक्वल टू थ्राइस BD, आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 3। ठीक है, थ्राइस BD इक्वल टू BD प्लस CD। अब इस BD को इधर ले आते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस BD इक्वल टू CD। तो दिस इम्प्लाइज BD इक्वल टू CD बाय 2, CD का हाफ हो गया। ठीक है, तो टाइम टेबल स्पीड तो सेम है, BD हमारा डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो कार का सेम है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। अब इसको रब किए, टेढ़ा क्यों करें, तो इसको मैं मान लीजिए कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो x इंटू टाइम t इक्वल टू 1/2, स्पीड तो होगा ही, है ना। तो स्पीड x इंटू टाइम कितना है, 6 सेकेंड। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x km पर आवर। ठीक है, एंड फार्मूला हो गया, एक फार्मूला और लिख देते हैं, ये स्टार कर देते हैं यहाँ पर, और दूसरा डबल स्टार में डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, है ना। अब यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, तो अब देखिए तो ये कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज x तो कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो गया, 6/2 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि BD को ट्रैवल में करने में t सेकेंड समय लगा, BD को ट्रैवल करने में t सेकेंड समय लगा, तो t का वैल्यू कितना निकल गया, 3 सेकेंड्स। ठीक है, आराम से निकल गया, जैसे वो भेग में दिए हुए था वैसे ही हम भी भेग में निकाल दिए, आंसर तो सही है। किसी किसी बुक में, माने रेफरेंस बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू, टोटल टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम C टू B, यानी C टू B आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टोटल समय कितना लगेगा ये निकालो, तो 6 + 3 = 9 सेकेंड टोटल समय लगा।
लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये नहीं दिया हुआ है कि डी से बी आने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकेंड्स का समय लगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन तो इजी हो गया आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, द 16th नंबर क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. ठीक है, prove that the height of tower is 6 meter. एंगल ऑफ ये सेम डायरेक्शन में, जहाँ भी ये टावर है उससे एक ही डायरेक्शन में 2 पॉइंट है, जहाँ जो बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पर और 4 मीटर्स से 9 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। ठीक है, और 4 मीटर के डिस्टेंस से जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा हो और 9 मीटर के डिस्टेंस से जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा हो, लेकिन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी 90 डिग्री एंगल है। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो ये एंगल जो भी है, मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? जब दो एंगल का सम 90 हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये एंगल जितना है वह ये दोनों मिल करके, इसको x मानिए इसको y मानिए, तो x प्लस वाई 90 लिखना होगा। तो दो में लिखने से काम नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सम 90 हो जाएगा। ठीक है, यही रिलेशन दिया हुआ है। हमको कहता है कि प्रूव कीजिए कि हाइट ऑफ द टावर ए बी ये हमारा 60 है, 6 मीटर है। तो सिर्फ इतना ही मान लीजिए, लेट ए बी इज द टावर, ए बी इज द टावर, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट डी एंड सी एंड डी, फ्रॉम पॉइंट्स on the road at from point C and D, angle of elevation
of point A is theta and 90 minus theta respectively। ठीक है, तो निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यहां लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय BD, और इसीलिए यानी देयरफॉर AB इक्वल टू BD tan थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अगेन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा इक्वल टू AB बाय BC, यानी कि AB इक्वल टू BC cot थीटा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं BC बाई tan थीटा। cot थीटा क्या होता है, 1/tan, दोनों में नहीं रखेंगे, tan और cot में, तो फिर से लिख देते हैं AB इक्वल टू BC tan थीटा। इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों से AB तो समान होना चाहिए, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 BD tan theta is equal to BC by tan theta। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख दें, BD को BC प्लस या BC को लिख देते हैं BD माइनस BC CD, तो tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये सब तो डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, BC और BD दिया ही हुआ है, तो हम लोग tan का वैल्यू निकाल लेंगे। तो BD इक्वल टू हो गया 9 मीटर, तो 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू BC यानी 4 मीटर, 4 हो गया, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 4/9, तो tan थीटा कितना हो गया, 2/3 हुआ ना, पॉजिटिव। क्यों, तो एंगल सप्लीमेंट्री है, एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, दोनों का सम 90 डिग्री है, इसीलिए पॉजिटिव है, तो tan थीटा हो गया 2/3। अब वहाँ AB निकालना है, तो AB कितना हो गया, अब यहाँ पर फिर लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम 1 AB इक्वल टू BD tan थीटा, अब BD कितना है 9, और tan थीटा कितना है
2/3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 6, तो मीटर हो गया यूनिट। ठीक है, यहाँ हमने किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आएगा tan स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा चूंकि एक्यूट एंगल है और आपको पढ़ना भी है क्लास 10 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट ही, तो ऐसे भी चूंकि दोनों एंगल का सम सिर्फ 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल एक्यूट एंगल ही है, इसीलिए tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो tan थीटा हो गया 2/3 और AB का वैल्यू दिया हुआ है BD tan थीटा फ्रॉम 1, तो 9 इंटू BD का वैल्यू 2/3, 2/3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज आपका कंप्लीट हो गया ये 9.1 एक्सरसाइज। तो और आपको सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा और भी देखना है, और जो क्वेश्चन आपके बुक में ऑलरेडी वर्कड आउट है यानी सॉल्व किया हुआ है, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि परीक्षा में कोई ये नहीं रहता है कि क्वेश्चन जो है ये बुक में सॉल्व किया हुआ है तो नहीं बनाएंगे, नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि यह तो विद्यार्थी को आता ही होगा, ये ऐसा नहीं है। हम वह पूछें जो विद्यार्थी को नहीं आता है, तो पहली बात तो एकेडमिक्स में ये है ही नहीं। जितना अधिक से अधिक विद्यार्थी पास हो सके वही क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अच्छा भी मार्क्स आए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऐसा थोड़ी कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि देखें कई कितना आदमी बना सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सपोर्टिंग होता है कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में इन वर्कआउट एग्जाम्पल से आपको सपोर्ट मिलेगा, कैसे कोई क्वेश्चन ये एक्सप्लेन किया जा सकता है, हेल्प कैसे लिया जा सकता है। तो इसको वर्कआउट क्वेश्चन को हेल्पिंग टूल भी कह सकते हैं। तो हेल्पिंग टूल भी आपको सॉल्व करना है। तो इसमें कुल क्वेश्चन 10 है, टोटल क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर नहीं, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, सिर्फ 7 क्वेश्चंस है और 16 क्वेश्चन इसमें है। तो कुल 23 क्वेश्चन हो गए, टोटल 23 क्वेश्चन हो गए। हाँ, 23 क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी के। तो ये तो आपको आपके नाम की तरह आपको याद होना चाहिए, तभी आपका काम हो सकता है आसान, नहीं तो फिर थोड़ी कठिनाई तो है। और फिर आगे देखते हैं हम आपके लिए क्या कोई नई बात लेकर सामने आ सकते हैं। अगर आएगा तो ज़रूर आपके सामने लाएंगे। और इसके बाद हम न्यू 10 शुरू करने जा रहे हैं फिर से। एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज 1 से 1.1 से शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास से। तो इससे क्या होगा कि आप परीक्षा के बाद भी पढ़ सकते हैं, और परीक्षा के बाद हमारा जस्ट आपके परीक्षा के बाद हमारा 11 क्लास भी चालू होगा। ठीक है, यानी कि 11 क्लास से पहले व्हाट एवर द सिलेबस कट आउट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक या 11th सिलेबस, दैट इज वेरी नेसेसरी टू द स्टूडेंट्स हु आर विल गोइंग टू टेक्नोक्रेट। ओके, तो जो मेडिकल में जाएं चाहे इंजीनियरिंग में जाएं, फिजिक्स तो दोनों को पढ़ना है। और फिजिक्स में बिना लॉग के नहीं होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नहीं होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लॉग, लॉगरिथम, ये सब बहुत ज़रूरी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 10 में था और लॉगरिथम क्लास 9 में था। अभी भी ICSE बोर्ड के सिलेबस में अभी भी है, 9 में ही लॉगरिथम और 10 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दोनों आपको देखना होगा। ठीक है, और फिर हम दूसरा चैप्टर उठा के देखेंगे कल के नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए जो लाते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक नट सेल एक थ्योरी देंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए, ताकि आपको कोई असुविधा न हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सजेस्ट फॉर सब्सक्राइब एंड व्यू योरसेल्फ।